ब्लास्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। क्यों भारत से दूरी बना रहा मालदीव? मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की हुई ताजपोशी। मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट नारे के साथ किया था चुनाव प्रचार, लेकिन सवाल यह है कि क्यों भारत से दूरी बना रहा है मालदीव? समय के साथ हमेशा मजबूत रहे हैं भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंध, लेकिन अब भारत से संबंध नहीं रखना चाहते हैं मोहम्मद मोइजू। राष्ट्रपति बनते ही जारी किए भारतीय सेनाओं को हटाने के आदेश। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से दूरी बना रहे हैं मोहम्मद मोइजू। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार के भारत के साथ थे मधुर संबंध, लेकिन अगर मोइजू ऐसा कह रहे हैं कि भारत से दूरी बनाने की बात, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सवाल है, ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। मालदीव में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की ताजपोशी हुई। इन्हें चीन समर्थक कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये वजह भी मानी जा रही है भारत से दूरी की। मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट नारे के साथ चुनाव प्रचार किया था। समय के साथ हमेशा मजबूत रहे हैं भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंध, लेकिन अब भारत से संबंध नहीं रखना चाहते हैं मोहम्मद मोइजू। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने जारी किए भारतीय सेनाओं को हटाने के आदेश। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत से दूरी बना रहे हैं मोइजू। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार के भारत के साथ मधुर संबंध थे, जो कि खटास में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। संविधान दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लेख, क्या वो लिख रहे हैं, चलिए बताते हैं। 26 नवंबर 1949 को लोकार्पित किया गया था भारतीय संविधान। समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरने वाला भारतीय संविधान है। जिस तरह बुद्ध संघों की बैठकें करते थे, वैसे ही संसद का स्वरूप 165 दिन चले थे। संविधान सभा के 11 सत्र, 7,600 से ज़्यादा संशोधन उसमें किए गए। 2500 संशोधनों पर बहस हुई और उस समय संविधान को लेकर उत्सुकता भी थी। संविधान सभा की बैठक देखने पहुंचे 50,000 से ज़्यादा लोग। संविधान सभा को हजारों की संख्या में मिले थे पत्र, सुझाव। अब ऐसे में ये संविधान के निर्माण में आम जनता की दिलचस्पी का प्रतीक है। पिछले दिनों संविधान में 106वां संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक रहा, तो वहीं सही मायनों में भारतीय गणतंत्र का मार्गदर्शक है संविधान। ये लेख ओम बिरला का। संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को उन्होंने बधाई दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दें अगर, तो पूरे राजस्थान में मतदान बढ़ा है। दक्षिण में सबसे ज्यादा 76.92% मतदान हुआ है, तो वहीं सबसे कम 65.12% मतदान रहा पाली जिले में। सबसे ज्यादा अगर मतदान की बात की जाए तो 82.32% मतदान रहा है जैसलमेर जिले में, यानी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है जैसलमेर में और सबसे कम जो मतदान हुआ है वो पाली जिले में हुआ है। सबसे ज्यादा पोखरण सीट पर 87.79% वोटिंग हुई है, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो मारवाड़ जंक्शन में सबसे कम वोटिंग 61.10% रही है। कई विधानसभा सीटों पर 5% से भी ज्यादा मतदान। तो बारां के देवपुरी और कालूखेड़ा में नहीं डला एक भी वोट। उसकी वजह भी सामने आई, क्योंकि लोगों में नाराजगी थी काम को लेकर। उनकी जो परेशानियां थी उनका समाधान नहीं हो पाया। यही वजह है कि लगातार वो अपनी आवाज़ को उठाते रहे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। चुनाव का बहिष्कार कर दिया, मतदान का उन्होंने बहिष्कार कर दिया और इसीलिए वो वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। अधिकारियों ने हालांकि कई दौर की वार्ता भी उनसे की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को लेकर नाराज थे ग्रामीण और यही वजह रही कि वो लोग वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। प्रशासन पहुंचा भी, कई बार मनाया गया, लेकिन नहीं माने और विरोध जताते रहे। हालांकि अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अगर पश्चिमी राजस्थान को छोड़ दें तो पूरे राजस्थान में मतदान जो प्रतिशत है वो आप देख रहे होंगे वो बढ़ा है। दक्षिण में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 76.92%, तो वहीं सबसे कम मतदान हुआ है 65.12%। पाली जिले में सबसे कम हुआ है मतदान, तो सबसे ज्यादा 82.32% मतदान जैसलमेर जिले में हुआ है और सबसे ज्यादा पोखरण सीट पर 87.79% वोटिंग हुई। वहीं मारवाड़ जंक्शन में सबसे कम वोटिंग हुई है 61.10%। कई विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 5% से ज़्यादा यहाँ पर मतदान रहा। वहीं बारां के देवपुरिया और कालूखेड़ा में एक भी वोट नहीं डला। अधिकारियों ने कई बार लोगों से बातचीत की, लेकिन लोग नहीं माने। वो अपनी मांगों को उठाते रहे, क्योंकि बताया जाता है कि सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को लेकर, सुविधाओं को लेकर वो नाराज थे और लगातार शिकायत कर रहे थे। शिकायत के समाधान नहीं
नहीं होने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। बागिन टी 8-4 एरोहेड की हालत स्थिर बताई जा रही है। बीमार अवस्था में अपने 3 शावकों का लालन पालन कर रही है। एरोहेड के साथ उनके तीनों शावकों को बचाने में वन विभाग लगा हुआ है। NTCA के निर्देश के अनुसार बाघिन व शावकों के स्वास्थ्य की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग द्वारा बाघिन को प्राकृतिक रूप से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिर फिलहाल बाघिन की हालत बताई जा रही है। चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है समुचित उपचार बाघिन का। तो वहीं 3 शावक साथ होने के चलते बाघिन को नहीं किया जा सकता है ट्रैंकुलाइज, क्योंकि अगर इस समय बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर दिया तो फिर जो शावक हैं उनकी जिंदगी भी खतरे में आ सकती है। खुद DCF मोहित गुप्ता मॉनिटरिंग बाघिन की कर रहे हैं, उसकी हेल्थ की मॉनिटरिंग की जा रही है कि हर दिन किस तरीके से क्या स्थिति देखने को मिल रही है। बाघिन टी 84 एरोहेड की हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल बीमार अवस्था में अपने 3 शावकों का लालन पालन कर रही है। एरोहेड के साथ उसके तीनों शावकों को बचाने में वन विभाग लगा हुआ है और यकीन मानिए वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है बाघिन को। ऐसे में जो प्रारंभिक उपचार है वही दिया जा रहा है। NTCA के निर्देश के अनुसार बाघिन व शावकों के साथ उसके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। वन विभाग द्वारा बाघिन को प्राकृतिक रूप से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चिकित्सकों द्वारा समुचित उपचार किया जा रहा है, क्योंकि 3 शावक होने के साथ इसकी वजह से बाघिन को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता है। खुद DCF मोहित गुप्ता पूरे बाघिन के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। राजफेड मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद कर रहा है। KVSS एवं GSS के 873 क्रय केंद्र पर खरीद की जा रही है। तो वहीं मूंग का खरीद का लक्ष्य 2,93,865 मीट्रिक टन है। इसके साथ ही उड़द की बात करें तो उड़द का 1,35,200 मीट्रिक टन है लक्ष्य। मूंगफली का 4,80,803 मीट्रिक टन लक्ष्य है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन का 3,01,650 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मूंग का समर्थन मूल्य है 8,558 रुपये, तो वहीं उड़द का है 6,950 रुपये, मूंगफली का है 6,377 रुपये, तो वहीं सोयाबीन का है 4,600 रुपये प्रति क्विंटल। FKQ श्रेणी का घोषित किया गया है। राजफेड ने जो लक्ष्य रखा है खरीद का, उसके अनुसार खरीद की जा रही है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है मूंग की, उड़द की, सोयाबीन की और मूंगफली की। राजफेड ने बाकायदा इसके लिए लक्ष्य भी रखा है। KVSS एवं GSS के 873 क्रय केंद्र पर खरीद की जा रही है। मूंग का खरीद का लक्ष्य है 2,93,865 मीट्रिक टन, तो वहीं उड़द का 1,35,200 मीट्रिक टन लक्ष्य है। मूंगफली का 4,80,803 मीट्रिक टन है, तो वहीं सोयाबीन का 3,01,650 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है। मूंग का समर्थन मूल्य की अगर बात करें तो बताएं आपको कि 8,558 रुपये है, तो वहीं उड़द का है 6,950 रुपये, मूंगफली का है 6,377 रुपये, सोयाबीन का है 4,600 रुपये प्रति क्विंटल। FAQ श्रेणी का घोषित किया गया है। और चलिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको खबर बता देते हैं। खबर यह है कि सत्ताधारी दलों के बीच लोकसभा का फॉर्मूला तय हो गया है, और वो फॉर्मूला क्या है वो आप जान लीजिए। 3 दलों के सरकार के बीच नया फॉर्मूला जो तय हुआ है उसके अनुसार बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, तो वहीं शिंदे की शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये लोकसभा के लिए फॉर्मूला तय किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना की सरकार है। अब सत्ताधारी दलों के बीच जो लोकसभा का फॉर्मूला तय किया गया है वो कुछ इस कदर है कि 3 दलों की सरकार के बीच नया फॉर्मूला। बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं शिंदे की 22 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ने जा रही है। चुनावी रैली में राहुल गांधी का BRS पर हमला, कहा भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार तेलंगाना में है। राज्य के 8,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की, ये सवाल उठाया। आपके विधायक ही दलित बंधु योजना में कटौती कर रहे हैं, इसका खामियाजा सिर्फ तेलंगाना के लोगों को ही झेलना पड़ा है। आपको बताएं कि अब क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, बारी अब तेलंगाना की रह गई है, और इसलिए जितने भी नेता हैं, जितने भी तमाम पार्टियों के दिग्गज हैं, वो तेलंगाना का रुख कर रहे हैं, एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख को वहाँ पर मतदान होगा। अब राहुल गांधी के बयान की बात कर लेते हैं। वो BRS पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो किसानों की बात उन्होंने कही है कि आपके विधायक ही दलित बंधु योजना में कटौती कर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या क्यों की, ये उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और कहा है कि इसका खामियाजा सिर्फ तेलंगाना के लोगों को ही झेलना पड़ा है। तेलंगाना में 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर, राहुल गांधी ने कहा है। जिस तरीके से
राजस्थान में बात कही गई। हालांकि जब मैनिफेस्टो सामने आया तो फिर 400 रुपये तक का सिलेंडर देने की बात कही गई। महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपये देने का वादा भी राहुल गांधी ने इस दौरान किया। तो देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी तेलंगाना में लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे और जमकर गरजे। कहा कि कांग्रेस बीआरएस परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक है, क्योंकि भाजपा लगातार परिवारवाद और वंशवाद का मुद्दा उठाती रही है और कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री ने बीआरएस को भी घेरा और दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया है, तो वहीं जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने निजाम शाही को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के पास बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले में कमीशन खाने का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। केसीआर के परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों की जांच चल रही है। तो तेलंगाना में एक तरफ राहुल गांधी है जो कि किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, दलितों का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि बीआरएस को हराने की बात कांग्रेस लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जो वादे अन्य राज्यों में चले हैं, फिर चाहे वो हिमाचल हो या फिर इससे पहले जो मतदान हुआ था वहाँ कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से संभावना तलाश रही है, क्या वो संभावना यकीन में बदलती है या नहीं, ये जब मतदान के परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुरजोर कोशिश हर एक पार्टी की तरफ से है। आप सभी का चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। यूपी में संगठनात्मक मजबूती के लिए बड़ा बदलाव किया है कांग्रेस ने। 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 76 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। नई कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों को साधा कांग्रेस ने है। हालांकि काफी कड़ी मेहनत 2022 में भी कांग्रेस ने की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। यही वजह है कि अब जाति समीकरण को देखकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलाव कर रही है संगठन में। इसी के मद्देनजर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा बदलाव जो किया है, उसमें संगठनात्मक मजबूती के लिए बड़ा बदलाव किया है। 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 76 प्रदेश सचिव कांग्रेस ने बनाए हैं। नई कमेटी में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है।